नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। महाराष्ट्र से लेकर के अडानी तक कई ऐसे मामले हैं जो इस वक्त चर्चा में है। उधर प्रियंका गांधी का संसद में आ जाना भी चर्चा में है। साथ में महाराष्ट्र को लेकर के जिस तरीके की खींचतान चल रही है, उसके पीछे की जो तमाम वजहें हैं, जिन पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर जनता के वोट डाल देने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद जिस तरीके के नंबर्स भाजपा और महायुति के फेवर में आए, उसके बावजूद भी आखिर मुख्यमंत्री डिसाइड क्यों नहीं हो पा रहा है, घोषित क्यों नहीं हो पा रहा है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक बैठकें चल रही हैं। क्यों आखिर ये देरी हो रही है? साथ में अडानी का मामला कहां तक पहुंच रहा है और किस तरीके से मुश्किल खड़ी कर रहा है, इन सारे मामलों पर बात होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है हेमंत सर आपका। सर, महाराष्ट्र की बात हम करें शुरू में सीधे। महाराष्ट्र में ये देरी, क्या वजह देख रहे हैं आप? आखिर क्यों देर हो रही है? मैंडेट तो मिल गया है, चाहे वो लूटा गया हो, छीना गया हो, बेईमानी से हासिल किया गया हो, लेकिन मिला तो है। देखिए राय साहब, जो कुछ ये हो रहा है, बेसिकली आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा एक बार दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ा सा इस सिचुएशन को उल्टा कर दीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो चुका है, लीगली, टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन वो उसका खत्म हो गया, उससे पहले सरकार का गठन होना आवश्यक होता है संविधान के मुताबिक। आपको क्या लगता है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी होती, उनको बहुमत मिला होता और उनकी 26 तक सरकार ना बनी होती, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगता है नहीं लगता? जो नई विधानसभा है वो शुरू में ही सस्पेंडेड एडिमिशन में जाती है नहीं जाती? ये खेल है वो जो राजीव कुमार और पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम मोदी और शाह का, वो इस देश के लोकतंत्र के साथ खेल रहा है। आप बताइए, 23 तारीख की शाम को सारे परिणाम आ गए थे, स्वीपिंग मेजोरिटी मिली है, जैसे भी मिली है, जैसा आपने कहा। उसके बावजूद भी अगर कोई विपक्ष की इस तरह की स्थिति होती, कोई डिस्पेंसेशन होता, आपको अभी तक पता है गोदी मीडिया किस तरीके से दहाड़े मार रहा होता कि सरकार नहीं बन पा रही, ये नहीं बन पा रही। आप तो सरकार की बात कर रहे हैं, यहां तो लीडर ऑपोजिशन ना मिले तो भी स्यापा शुरू कर देते हैं सारे मीडिया। तो ये सारी स्थिति समझने की बात है कि ये पहली बार तो ये चुनाव आयोग ने इस तरीके का चुनाव कार्यक्रम क्यों घोषित किया कि जब 26 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल खत्म था और 23 तारीख को आपका विधानसभा के परिणाम आ रहे। इसको 4 दिन पहले नहीं कर सकते थे क्या? ये है वो सारा जो मिलीभगत जिसकी हम बात करते हैं ना, और ये ओपन एंड शट केस है कनाइवेंस का, चुनाव आयोग का सरकार के साथ, कि सरकार के इशारों पर, सरकार की बीन पर चुनाव आयोग नाचता है, राजीव कुमार नाचते हैं। अब आप जो मेन सवाल आपने पूछा कि ये क्यों हो पा रहा है, कल शाम को आपको पता है कि अजीत पवार, शिंदे और अपने फडणवीस तीनों की कल अलग से अमित शाह के घर पे 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। आधे घंटे तक शिंदे की लगातार 1-on-1 मीटिंग हुई। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है जो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि शिंदे को तो बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे क्योंकि वो फडणवीस जैसे शर्मनिरपेक्ष नहीं है कि सीएम रह के डिप्टी सीएम बन जाए। तो अब सवाल ये है कि उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, तो क्या उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे या किसी उनके चुने हुए व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाएंगे? एक विषय ये है। दूसरा ये है कि जब उन्होंने आधा घंटा बात की शाह से अलग से, उसके मायने क्या है? क्योंकि आप तो कहते हैं हमारे गठबंधन में कोई दरार ही नहीं है। जब दरार नहीं है तो 2.5 घंटे की जो मीटिंग है उसमें ओपनली सारी बातें डिस्कस कीजिए, कहां समस्या है उसमें? तो अब जो सूत्र बता रहे हैं उसमें खेल हो रहा है। आरएसएस कंप्लीटली ये चाहता है कि फडणवीस को हर हालत में मुख्यमंत्री बना जाए उनके सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में जो कुछ भी होता है वो सारी चीज है। समस्या कहां आ रही है कि मराठा विधायक भी बहुत बड़ी संख्या में चुन के आए। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार खेल कर चुकी है फडणवीस को बना करके, और उसका खामियाजा भी उसने एक खास तरीके से लोकसभा के चुनाव में भुगता दी। अब से वही बात आ रही है, संघ चाहता है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। निश्चित तौर पे गोदी सेठ भी चाहते होंगे क्योंकि उनके टेस्टेड एंड ट्राइड व्यक्ति है कि वही बने। लेकिन वो जो जातीय समीकरण है उसमें खेल हो रहा है। तो आज जो मीटिंग होनी थी महायुति की दिल्ली, वो अपने बॉम्बे के अंदर, आपको जानकर हैरानी होगी कि शिंदे मीटिंग की बजाय अपने सतारा में चले गए गृह क्षेत्र के अंदर। मीनिंग देयर बाई कि मुख्यमंत्री का चुनाव अगले 2 दिन के बाद होगा। 1 दिसंबर को मीटिंग होगी। अब तो वो शपथ 1 को होती है, 2 को होती है, वो तो उनको तय करना है। लेकिन सवाल यह है कि 23 तारीख को परिणाम आया था, 26 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। अब तक भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्यों कर रही है? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है? क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं? और जब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं
तो ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, इसमें कितनी आपस में तारतम्यता होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, वो भी एक सवाल आएगा। क्योंकि जिसकी बुनियाद ही, जो भी गठबंधन की बुनियाद अगर शक की दृष्टि पर टिकी होगी, अविश्वास पर टिकी होगी, वो आप एक चीज देख सकते हैं। दूसरा, जो अमित शाह को, जो मैं और आप जानते हैं, उनको केवल अपना फैसला मनवाना आता है। तो उनके पास ब्रूट मेजोरिटी है, 90% अगले का स्ट्राइक रेट है। अगर स्थिति इतनी आसान होती तो वो ये फैसला तो 25 तारीख को कर देते, राष्ट्रपति शासन वाली सारी बदनामी भी ना आती। उसके बावजूद भी आप देखिए बीजेपी का इकोसिस्टम क्या प्रचार कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, 2004 में ये हुआ था, 2009 में ये हुआ था। मेरा सवाल केवल इतना है कि अगर वो संवैधानिक मर्यादाएं, संविधान के जो वो प्रावधान है, उनको आपने मानना ही नहीं है, तो फिर क्यों आप नाटक करते हैं संविधान दिवस का? 26 तारीख तक टर्म थी, आपके पास मेजोरिटी थी, आपको सरकार बनानी चाहिए थी। अगर कोई विपक्ष होता तो आपके पास तो ये बहुत बड़ा हथियार था, आप तो वह राष्ट्रपति शासन लगाते। मान लीजिए अगर यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार होती, 26 तारीख को आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है? नहीं लगता, 100% लगता है। हाँ। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है, तोड़फोड़ शुरू हो जानी चाहिए। तो ये जो खेल है, ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, और इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र को हाँक रहे हैं। ये जो बार्गेनिंग चल रही है सर, क्या इसमें एक नाथ शिंदे साहब का जो रोल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक नाथ शिंदे के लिए कहा यह जा रहा है कि वो भाई अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष मांग रहे हैं, 12 पोर्टफोलियो भी मांगी उन्होंने। पोर्टफोलियो में जो सबसे अहम चीज है वो गृह मंत्रालय और नगर विकास है। आखिर ये क्या बार्गेनिंग इस चीज के लिए भी हो रही है, या फिर ये केवल मीडिया की खबरें हैं बस? बहुत संक्षेप में फिर हम जरा आगे दूसरी बात करें। राय साहब, एक अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, बेगर्स आर नेवर द चूजर्स। जो आज की तारीख में जो मैंडेट आया है या जो मैंडेट लाया गया है, ये लोगों का मैंडेट कम, ये मैकेनिकल और टेक्निकल मैंडेट ज्यादा है। ये आपको भी पता है, सारे देश को पता है। ऐसी सूरत में जब 130 132 सीटें जिस अमित शाह के पास हो, और उनको कुल कितनी चाहिए? 145। आपको क्या लगता है कि वो कोई बार्गेनिंग मानने वाले हैं क्या? जो हाल शरद पवार का हुआ था, जो हाल उद्धव ठाकरे साहब का हुआ था, इन दोनों का वो हाल करने में कितनी देर लगती है आपके हिसाब से, अपनी मेजोरिटी की सरकार बनाने के पीछे? हेमंत सर, इसको बार्गेनिंग कहा जाए कि ब्लैकमेलिंग कहा जाए? आखिर शिंदे भी तो ये जानते हैं कि आपने ये मैंडेट कैसे हासिल किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए ब्लैकमेलिंग हो बजाय बार्गेनिंग के? नहीं, गुंजाइश नहीं। अगर शिंदे ऐसे लड़ाके होते तो वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ते ना, अपनी मूल पार्टी में मिलकर रहते। वो एक रैंक अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो मिल जाए वो ठीक है, लेकिन उनको आज के व्यवहारिक धरातल का भी अंदाजा है। राय साहब, इसको उस रूप में देखिए आप, 132 सीट बीजेपी की है, उनको अपनी सरकार बनाने के लिए 13 ही तो चाहिए। तो एक घंटे के अंदर आपको क्या लगता है कि अजीत पवार के कितने विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? और शिंदे जैसे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था कि रातों रात अपनी पार्टी कहां मिली थी उनका विधायक दल, तो इनके साथ वो काम होने में कितनी देर लगती है? अमित शाह आज भी गृह मंत्री है ना, वो जो इनके विधायक है उनके ऊपर केसेस आज भी उतने ही है ना, पैसे उनको आज भी चाहिए ना, मंत्री तो बने चाहे ना बने, पैसे तो चाहिए ना सबको। तो उनको अपनी हैसियत और औकात पता है। वो केवल क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी सूची जो है वो कल दे आए हैं कि मेरे ये लोग मंत्री बनने चाहिए। पोर्टफोलियो टेंटेटिव उन्होंने सजेस्ट किए हैं। आज की तारीख में भारतीय जो ये मैंडेट आया है उसके हिसाब से बता रहा हूं, उस मैंडेट के बाद अमित शाह से बार्गेनिंग की गुंजाइश ना तो अजीत पवार की है और ना ही शिंदे की है। वो केवल अपना मन बहला सकते हैं, और ये देर सवेर अगर ज्यादा उछल कूद की तो ये दोनों का हाल अजीत और शरद पवार और उद्धव ठाकरे वाला होगा कि दोनों अपनी पार्टी और विधायक दल ढूंढते रह जाएंगे। अगर हल्की से भी कोई बार्गेनिंग की कोशिश की, ब्लैकमेलिंग की कोशिश की, और ब्लैकमेलिंग करने की इनकी हैसियत और औकात नहीं है जो प्रेजेंट मैंडेट है, ये भी अपने को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की चैंपियन है। जिस तरीके से उन्होंने ये अपना जनादेश हथियाया है, उसके बाद वो किसी भी हद तक जाएंगे गोदी सेठ के वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। ये बात इनको भी पता है, पवार को भी, और ये बात उनको भी पता है। सर, फडणवीस साहब की जो आपने बड़ी अच्छी क्वालिटी बताई, सर्वनिरपेक्ष है, अडानी साहब की पहली पसंद है, उसके बावजूद भी इतना टाइम क्यों? फिर तो बार बार सवाल, क्या अडानी साहब के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई यहां से लेकर अमेरिका और तमाम देशों ने अब जब उनको बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया है, क्या अडानी साहब भी कुछ कमजोर हो गए हैं क्या, जो देवेंद्र फडणवीस को चाहते हुए भी सीएम नहीं बनवा पा रहे हैं?
कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है। फडणवीस को अकेले अडानी नहीं चाहते, फडणवीस को अडानी चाहते हैं, फडणवीस को संघ चाहता है, फडणवीस को मोदी जी भी चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि एक बार आप ब्राह्मण का जुआ खेल चुके हो, उसके बाद जो लोकसभा में हाल हुआ, आपने देखा नहीं, एमवीए की 32 सीट आई वहां पर लोकसभा में आउट ऑफ 48। तो मोदी को अपनी वो भी चीज देखनी है। अमित शाह उनके स्वघोषित चाणक्य है, दो ही तो चाणक्य है बीजेपी के, एक तो राजीव कुमार मुख्य हो गया आजकल और अमित शाह नंबर 2 हो गए चाणक्य बीजेपी के। एक हथिया के लाता है जनादेश और दूसरा फिर उसको एग्जीक्यूशन करता है सरकार बढ़ाने में और जो कुछ करने में भी। तो ऐसी सूरत में जो ये मराठा बनाम उनका चलता है, जो महाराष्ट्र की जो मुख्य धारा की जो कास्ट है वो मराठा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत मुख्य धारा के खिलाफ सारों को करना होती है। पूरे देश में देख रहे हो आप जहां भी जाते हैं। तो पिछली बार ब्राह्मण फडणवीस को बढ़ाया था, इस बार वो मोल भाव जमा घटा गुणा भाग जो भी आप कहिए, उस पर अमित शाह का दिमाग लग रहा है। कुछ व्यवहारिक मजबूरियां होंगी, तकनीकी चीजें होंगी उसके कारण। और यह भी हो सकता है कि जो आदमी सीएम रह के डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गया हो, तो इस अपनी सरकार में भी डिप्टी सीएम बना रहे तो क्या फर्क पड़ता है, किसी मराठा को चांस दे दे। हालांकि मेरा अब भी दिमाग ये कहता है कि जो फडणवीस की जो मैनिपुलेशन की क्वालिटीज है वो बीजेपी के महाराष्ट्र के किसी भी और नेता से ज्यादा है। उनका जो पीआर है, उनकी जो सेटिंग है, वो अडानी से लेकर के संघ से लेकर वो हर जगह है। 95% चांस आज भी यही है कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे। ये सब चलता रहेगा। 1 दिसंबर को विधायक दल की मीटिंग होगी संयुक्त तौर पे, और उसमें दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर आएंगे, वो पर्ची निकलेगी और उस पर्ची में मुझे लगता है उन्हीं का नाम होना चाहिए। बाकी सरप्राइजेज के लिए दिल्ली इज नॉन फॉर, तो वो क्या खेल करते हैं क्या नहीं। लेकिन एक चीज तो आप भी स्वीकार करेंगे, अगर फडणवीस को सीएम बनाना इतना ही आसान होता फिर इतनी देर लगने की बात क्या थी, फिर तो बना ही देते। 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है दिल्ली में, शिंदे भी मिल चुके हैं, अजीत पवार भी मिल चुके हैं, अमित शाह के साथ सारा खेल हो चुका है। तो फिर समस्या क्या है? कहीं ना कहीं इंटरनल चीज है कि जमा घटा गुणा भाग जातिगत आधार पे फ्यूचर समीकरणों के हिसाब से वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खेल को अटका रही। अडानी साहब को लेकर के भी सर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अडानी साहब के चलते जो है संसद नहीं चलने दी जा रही है। दोनों सदन में जैसे ही कोई अडानी साहब का नाम लेता है, तुरंत जो सदन के मुखिया साहब लोग हैं वो तुरंत अडानी साहब का नाम इधर किसी के मुंह से निकला और उधर उनका शब्द होता है कि 12 बजे तक के लिए स्थगित, कल तक के लिए स्थगित, परसों तक स्थगित, अब तो सीधा 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित है ही है। तो ये अडानी साहब का मामला क्या गले की हड्डी बन गया है क्या सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? राय साहब सरकार के लिए गले गड्डी बनता रहे, अडानी साहब तो मौज में है। आप देखिए उनके 2 केंद्र सरकार के जो मोदी जी के सबसे प्रिय वकील हैं, उन्होंने सब घोषित तौर पर 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अर्थ का अनर्थ करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। कोई परिस्थितियां तो बदली नहीं, ना तो वो केस वापस हुआ, ना कोई धाराएं डाइल्यूट हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन से आप अडानी साहब के शेयरों की तो आप वो देख रहे हैं, जो 2 दिन में उनका लॉस हुआ था ये केस आने के बाद, पिछले 2 दिनों में रिकवर हो गया वो, उन 2 वकीलों की स्टेटमेंट देने से। तो सरकार करती रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर रोज करते हैं वो। तो हाउस चलाने में तो सरकार का कभी इंटरेस्ट था भी नहीं। कब हुआ इंटरेस्ट? पिछले 10 साल में बता दीजिए आप। बड़े से बड़े मामले आए हैं, अडानी का मामला तो उसके सामने बहुत छोटा है भाई। पेगासस था, नोटबंदी थी, चाइना का इंक्लूजन था, क्या क्या नहीं था। कब इन्होंने सदन चलाने में इंटरेस्ट दिखाया? यही चेयर वही थी। बेसिकली क्या है कि देखिए अडानी साहब ने पिछले 2 दिन में, आज आप एक बार शेयर मार्केट खोल के देखिए, अडानी साहब को जो 2 लॉस हुआ था उन 2 दिनों में, कल 20% के सर्किट थे, आज फिर 20% के सर्किट है। बताइए क्या क्रांति कर दी है अडानी जी ने, क्या परिस्थितियां बदल गई हैं। तो अडानी साहब आज की तारीख में आप उनको एक उद्योगपति मानने की गलती कर रहे हैं मेरी तरह। उनको उद्योगपति मत मानिए आप। अडानी ही इंडिया है, अडानी ही बीजेपी है, अडानी ही पीएम के कुछ है, जिसके कारण ये सारा खेल हो रहा है। अगर कोई और कंपनी होती तो अब तक क्या हासिल होता उसका। और पिछले 2 दिनों के अंदर उनका कोई शेयर उठा के देखिए, 12%, 18%, 20%, इस तरीके से हाइक हो रहा है, जबकि उनको भागने की जगह नहीं मिल रही है। अमेरिका के अंदर जो केस है आपको पता है, उसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और वो छोड़ते नहीं, वो कहीं से भी उठा के ले आएंगे आपको। उसके बावजूद भी शेयर मार्केट में उनका बढ़ना। और रही बात संसद की, संसद में आपने बिल्कुल उचित फरमाया, आप लगातार देख रहे हैं, केवल नाम लेना है बस और कुछ नहीं करना। कोई भी व्यक्ति जानने में या अनजाने में केवल अडानी शब्द कहना, बाकी काम चेयर खुद ही कर लेंगे। यहां पर खड़ा हुआ है मामला। अडानी शब्द क्या असंसदीय है क्या? संसद किस बात के लिए होती है?
संसद के अंदर अगर ये मामला डिस्कस नहीं होगा, संसद के अंदर अगर मणिपुर का मामला डिस्कस नहीं होगा, संसद के अंदर अगर चुनाव आयोग की जो भी चीजें हैं वो डिस्कस नहीं होगी, तो फिर क्या डिस्कस होगा? और प्रधानमंत्री का शब्द सुना था आपने, कुछ लोग हुड़दंग करते हैं। हुड़दंग शब्द है सांसदों के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे सत्र खा जाती थी, तब लोकतंत्र था, तब वो लोकतंत्र की रक्षा करते थे। आज जो वाजिब मुद्दे हैं, जो 2 कोर्ट चार्जशीट हो चुकी है अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में आपकी भद पिट रही है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस डूब सकते हैं, उसके बावजूद आप चर्चा नहीं करेंगे उस पर नाम नहीं चर्चा होने देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन अपने खड़गे साहब संसद में खड़े हुए, उनका 54 साल का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। इससे जैसे ही उन्होंने अडानी का नाम लिया, चेयर ने क्या कहा उनको कहा कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, एज इफ कि वो संवैधानिक बात कर रहे थे कोई। अडानी शब्द फिर आप कहिए ना, जो संसद की जो वोकैबुलरी है उसमें लिखवाइए आपके अडानी शब्द असंसदीय है, लिखवा दीजिए ना। आप तो ताकतवर व्यक्ति हैं, लिखवाइए, उसके बाद बात ही खत्म हो जाएगी। कोई बोलेगा तो अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा। यहां तो राय साहब समस्या उल्टी है। आपने कोई बात कही, संसद ने उस पर प्रतिकार नहीं किया, चेयर प्रतिकार कर रही है, और जब आपके भाषण की कार्रवाई आती है तो उसमें वो शब्द खुद ही हंस जाता है। कोई भी हो, राहुल गांधी बोले, कोई सांसद बोले। तो इस तरह की डेमोक्रेसी आपने कभी पहले देखी थी? यू आर ऑल्सो ए वेरी सीरियस जर्नलिस्ट। कि जिस शब्द पे आपत्ति की जाती थी, चेयर उसको कंपेयर करती थी अपने लिस्ट से, उसकी इंटरप्रिटेशन निकालती थी, किस संदर्भ में कहा गया है, तब शब्द ऑमिट होते थे। एक पूरी की पूरी तरीका है, उसका प्रोसीजर है। यहां क्या है कि आपने अडानी शब्द कहा, नहीं, हाउस एडजस्ट हो गया, जाइए क्या करेंगे आप। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम का मजाक बना के रख दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को ये सूट करता है। आप समझिए, अगर हाउस मान लीजिए चल रहा होता स्मूथली, तो अब तक क्या क्या हो गया होता? अभी तक इनकी मशीनों का भांडाफोड़ होता, महाराष्ट्र की जीत का सारा खुलासा होता, किस तरीके से मैनिपुलेशन की है। महाराष्ट्र की जो पूरे का पूरा चुनाव के लिए जो तैयारी की गई है ना, जो मैं और आप बार बार बात करते हैं, सारा देश बात करता है, साम दाम दंड भेद की। अगर आप महाराष्ट्र का पूरा क्रोनोलॉजी देखेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जो 32 सीटें एमवीए की आई थी, उसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर क्या क्या खेल किए हैं, कितनी माइनॉरिटीज के पर कंस्टिट्यूएंसी वोट काटे हैं, कितने फर्जी लोगों के वोट नए बनाए हैं, वो सारा डेटा आप कहें तो लंबा समय लग जाएगा, आई कैन गिव यू। तो उसके बाद वो सारी चीजें डिस्कस होती है वहां पर। बीजेपी के पास भागने की जगह नहीं है। मणिपुर का आप 2-1.5 साल से ऊपर समय हो गया हाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का नाम नहीं निकलता है। अडानी का मसला सबसे ऊपर। तो और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर रोक कौन रहा है? वो जैसे कोई शब्द कहते थे आप आउटसर्जन कर देते। ये पूरी परिस्थितियां हिंदुस्तान के अंदर, देखिए ऐसा बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, जिसके अंदर इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारी बातें थी। आज की तारीख में आप मुझे ये बताइए, कोई पटवारी 100 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, कोई हवलदार रिश्वत लिए पकड़ा जाता है 100 रुपए, उसकी कितने दिन में जमानत होती है? आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत कथित तौर पर बांट करके, आपको कोई नोटिस देने वाला नहीं, आपसे कोई जवाब तलबी करने वाला नहीं। इस लोग कोई जुडिशरी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, कोई सेबी कुछ नहीं कर रही है। तो ये कहां खड़े हो आप? और फिर आप ये कहते हो कि मैं देश का दुनिया का सबसे बड़ा रिपोर्ट डेमोक्रेटिक हो। ये इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को एक व्यक्ति के लिए आपने बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है, और पूरा देश देख रहा है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात राय साहब क्या है? देखिए, जो देश के अंदर चुनाव किन बातों पे होता था? चुनाव होता था मुद्दों के ऊपर और उम्मीदवार के ऊपर, यही तो बातें थी ना। आज ये दोनों कहीं इस पर चर्चा सुनते हैं आप कहीं? चुनाव होता है धर्म के ऊपर, चुनाव होता है विभाजन के ऊपर, और चुनाव होता है मुफ्तखोरी के ऊपर। यहां तो आपने लाके खड़ा कर दिया। हर संस्थान, सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके बैठा हुआ है। चंद्रचूड़ जाते जाते जो 1991 का धर्म स्थल कानून का जो हासिल करके गए हैं, उसका आपने संभल में हाल देख लिया। जिस अजमेर शरीफ के अंदर प्रधानमंत्री जी चद्दर भेजते हैं हर साल, उन्हीं की पार्टी कहते हैं कि इसको खोद के देखिए। कल्पना कर सकते हैं साहब आप, ये देश को कहां लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। और उसके बाद एक बात इस देश को समझनी पड़ेगी राय साहब, आज बहुत भारी मन से एक बात कह के जा रहा हूं आपको।
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के दोनों अतीतजीवी संगठन है। ये कभी भी प्रेजेंट पे बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे, आप सुन लीजिएगा। और कभी भी फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर इनको पता ही नहीं। इनको तो एक ही बात का पता है कि अतीत में नेहरू को गालियां दो। नेहरू 1964 में डेथ हुई थी, आज 2024 है। इंदिरा जी की डेथ 1984 में हुई थी, आज 2024, 40 साल बाद। वो 60 साल पहले, 33 साल पहले राजीव गांधी की डेथ हुई थी। जो लोग हमारे यहाँ जिनका निधन हो चुका है, दो का तो बड़ा ही शहादत टाइप की चीज थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर उनके प्रति क्या दृष्टि रखते हैं, और किसी भी सवाल का जवाब देने में उनका भरोसा नहीं। तो ये जो डेमोक्रेसी थी, इसको आप कहां लेकर के आए? आप जरा एक बार सोच के देखिए इसको। बिल्कुल। देश का आम आदमी, उसकी जो जितनी दुश्वारियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, संसद के अंदर कोई चर्चा सुनती है आपके? प्रधानमंत्री जी का मोनोलॉग चलता है, कोई बीच में बोले तो उसको बाहर कर देते हैं, कानून बनाते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, सैकड़ों सांसद सस्पेंड। जाइए आप, कृषि कानून कैसे पास हुए थे याद होगा आपको। तो संसद को बुलाने की जरूरत क्या है? आप शपथ दिलाइए और छुट्टी करिए, 5 साल बाद फिर चुनाव करा लीजिएगा। चुनाव के लिए राजीव कुमार जैसा कोई और आ जाएगा। बिल्कुल। यहां पर खड़े हैं। सर बस अंत में एक लाइन में एक चीज समझना चाहते हैं। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसे में निश्चित तौर पे विपक्ष की भूमिका अहम होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। उस भूमिका और उस जिम्मेदारी में विपक्ष को कहां देख रहे हैं आप आज? देखिए राय साहब, हकीकत यह है कि विपक्ष के पास आज कोई बीजेपी के काट के लिए कोई इफेक्टिव मुद्दा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन करके सत्यानाश करने की नींव रख रही है, तो राहुल गांधी भी कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी भी उसको काउंटर किस बात से कर रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे कराएंगे। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे करवाया था ना बिहार में, 2 साल हो गए, क्या कर लिया उन्होंने? इस देश में कभी जाति और धर्म से बाहर निकल करके कोई प्रोग्रेसिव बात होगी या नहीं होगी? आप 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, एक धर्म का झंडा उठाए फिर रहा है, एक जाति का डंडा उठाए फिर रहा है। मैं इन दोनों ही चीजों को रिग्रेसिव मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। बिल्कुल। इस देश में अगर किसी की मदद की जानी चाहिए, वो है गरीब, और गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब की कोई किसी भी तरीके का धर्म नहीं होता। गरीब गरीब है, और वही सबसे बड़ी उसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी नीयत साफ है। लेकिन माफ कीजिएगा, विपक्ष के पास भी भाजपा का नैरेटिव काउंटर करेगा। राहुल गांधी की सदिच्छा हो सकती है कि वो कुछ करें, लेकिन उस सदिच्छा के लिए जो कुछ चाहिए, एक दूरदृष्टि चाहिए, एक गवर्नेंस का एजेंडा चाहिए, एक संगठन चाहिए ग्रास रूट पे, और एक आपका विजन चाहिए। तो भारी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं, इन चारों चीज में से कोई भी चीज नहीं। और जीते हुए चुनाव छत्तीसगढ़ में हारे वो, देखा आपने, हरियाणा में हारे वो, अभी आपने महाराष्ट्र में देख लिया। महाराष्ट्र में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इस परिणाम की कल्पना किसी ने नहीं की होगी, कितना ही मैकेनिकल भी हो। तो कहने का सबब यह है, देखिए विपक्षी दल जो है ना, ये छोटे क्षेत्रीय दल, इनको भी समझ में नहीं आ रहा। आज ममता बनर्जी उछलती फिर रही है वहां पे कि सबसे अलग चलने का अपने हिसाब से। अखिलेश का एक एजेंडा है, अपने उसका तेजस्वी का एक एजेंडा है, लेकिन एक बात मत भूलिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़ों को घर बिठा दिया। पटनायक घर बैठे नहीं बैठे, हमेशा इनका सहयोग करते थे। जगन मोहन रेड्डी बिना मांगे हर बात में समर्थन देते थे, कहां है वो? घर बैठे है ना। सुखबीर बादल का हाल देख लिया आपने, कहां है? इन सब को निपटाने में कितनी देर लगती है? बीजेपी का जो गेम है वो इंडिया अलायंस को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बीजेपी का गेम, वो क्यों कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत? क्योंकि कांग्रेस की सो कॉल्ड एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। आज अगर देश के 17 राज्यों में आप देखेंगे तो कांग्रेस का 10% से नीचे पार्टिसिपेशन चला गया है, वोट परसेंटेज। तो कांग्रेस के जो अंदर बीजेपी के सीक्रेट सेल्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। किसी भी चुनाव में देख लीजिए आप, टिकट वितरण से लेके कैंपेनिंग से लेके। आपने राहुल गांधी को छोड़ करके, खड़गे साहब को छोड़कर, प्रियंका गांधी को छोड़कर, कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से आज तक आरएसएस का नाम सुना है चुनाव प्रचार में? मोदी का नाम सुना है? कभी अमित शाह का नाम लेते हैं वो? कभी किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे कांग्रेस का कोई नेता बात करते हुए देखा आपने कैंपेन में? जो ये बाकी सहयोगी दल हैं, उनके अपने क्षेत्रों में पकड़ हो सकती है, लेकिन सारों को अलग अलग मारना बीजेपी के लिए आसान है। उन्होंने शरद पवार को घर बिठाने की तैयारी कर दी है, रिटायरमेंट होगी उनको, कोई मानने चाहे ना माने। उद्धव ठाकरे को घर बिठाने की व्यवस्था कर दी है, बादल ऑलरेडी घर बैठे हुए हैं।
मायावती ऑलरेडी घर बैठी हुई है। तो क्या इनको समझ में नहीं आ रहा सबको? इनको बिल्कुल। अलग अलग मारेंगे, अलग अलग निपटाएंगे, इनको कांग्रेस को अलग निपटाएंगे। और राहुल गांधी अपने उस इकोसिस्टम से बाहर नहीं आ पा रहे। उसके अंदर 70% लोग बीजेपी और उसके वेलविशर बैठे हुए हैं, जो उनसे गलत फैसले कराते हैं, जो गलत टिकटें बंटवाते हैं, जो उनसे गलत एजेंडे पे चलने की बात करते हैं। उनकी सदिच्छाएं हो सकती है, इज ए वेरी वेल मीनिंग पर्सन, इज ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, लेकिन वो उसकी जो वेश में, दो अलग अलग वेश बदल के जो अंदर सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनका वो क्या करेंगे? आज उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें फिर वही होगा कि भाई ईवीएम का विरोध किया जाए और किया जाए। तो उसमें केवल राहुल गांधी दिखेंगे आपको या खड़गे दिखेंगे, बाकी सेकंड लाइन लीडरशिप कहीं नहीं दिखेगी। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। तो इन सब को अब पहले का जो मोदी जी का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, महाराष्ट्र के रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि वो अब विपक्ष मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ाएंगे, राजीव कुमार के सक्रिय सहयोग से, ऐसा मेरा मानना है। जी, अब गरीब और गरीबी सिर्फ चुनाव के समय सुनाई देते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सरन से इन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए।